नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 9 की हाई स्टोरी का अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे, और इसका आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर के साथ हमारा हिस्ट्री का ये चैप्टर और हाई स्टोरी की जो पूरी किताब है कक्षा 9 की वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास तीनों खत्म कर चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ जो हमारी बाकी है वो भूगोल है, और भूगोल में एक चैप्टर हमारा हो चुका है, और जो बाकी के 5 चैप्टर हैं वो हम इस चैप्टर के बाद कंटिन्यू बाय कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, जब चरागाह सूख जाते थे। देखिए, हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ चुके थे कि जब हम अफ्रीका की बात कर रहे हैं, हम एक तो जो भारत का कॉन्टेक्स्ट था वो सारा का सारा हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप में किस प्रकार से इन जो चरवाहे हैं इनकी क्या जीवन है, और कब औपनिवेशिक शासन होने के बाद उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज हम लोग देख रहे थे। तो चरागाह सूख जाते हैं, और जब सरहदें बॉर्डर्स जो है वो बंद हो गए तब क्या हुआ। पर अब आज हमें देखना है कि जब ये चरागाह सूख जाते हैं तो इन लोगों पर क्या क्या प्रभाव हुए, कैसे प्रभाव हुए वो जानेंगे। सब पर एक जैसा असर नहीं था। जैसे हमने इंडिया में भी देखा कि सभी चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं है। जो अमीर थे वो अपना जीवन यापन आराम से कर रहे थे, पर जो बिल्कुल गरीब थे उनकी स्थितियों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार से यहाँ पे प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। औपनिवेशिक शासन के बाद तो हम ये भी देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन से पहले क्या स्थिति थी और औपनिवेशिक शासन के बाद क्या स्थिति है। जो मासाई समुदाय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी मासाई समाज में बदलाव, और मासाई समाज में क्या बदलाव आते हैं औपनिवेशिक शासन के बाद वो भी हम लोग जानेंगे। और भी काफी कुछ इसमें जानेंगे मासाई समाज के बारे में, और उनकी जो चरवाहे की जो गतिविधि है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है जब चरागाह सूख जाते थे। सूखा दुनिया भर के चरवाहों की जिंदगी पर असर डालता था। देखिए, हम ये बात देख रहे हैं कि जितने भी चरवाहे हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो अफ्रीका महाद्वीप में हो, या दुनिया के किसी भी कोने में हो, उन सबका जो जीवन है वो किस चीज से प्रभावित होता है, वो मौसम से प्रभावित होता है। उनका जीवन किस चीज से प्रभावित हो रहा है, मौसम से प्रभावित हो रहा है। कि भाई सर्दी गर्मी के हिसाब से या तो वो आ रहे जा रहे हैं, या जहां पे बरसात है या सूखा है उसके हिसाब से आ रहे जा रहे हैं। अब क्या है, तो जो सूखा हुआ, जब पूरा जो ये चरागाह है, जो वो स्थान है जहां पे जानवरों को चराने के लिए ले जाया जा रहा है, वो स्थान जब सूखने लगे, अब बिल्कुल सूखा मतलब वो स्थान पे जो खाने पीने का जो सामान था जानवरों के लिए वो पूरा खत्म होने लगा, वो जमीन पूरी खाली होने लगी। तो जब चरागाह वो क्या धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे। तो जैसे ही सूखा हुआ तो चरवाहों की जिंदगी पे असर डालेगा। क्यों डालेगा? क्योंकि अगर सूखा रहेगा तो वहां पे क्या होगा, किसी चीज का अगर उत्पादन नहीं होता है तो चरागाह क्या है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको जानवर चल लेंगे। और हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि औपनिवेशिक शासन ने क्या करा था। औपनिवेशिक शासन ने ये करा, जितने भी जो घुमंतु चरवाहे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूम करके अपने जानवरों को चराते हैं, उनको एक एरिया में ला करके फिक्स कर दिया। और नहीं तो जो पहले मासाई लैंड थी, औपनिवेशिक शासन से मासाई लैंड कहां थी भाई, उत्तरी केन्या से लेकर के तंजानिया के घास के मैदानों तक थी। पर इनको बाद में सीमित कहां तक कर दिया गया, दक्षिणी कीनिया से लेकर के उत्तरी कीनिया का थोड़ा सा भाग, मतलब इस छोटे से भाग में लोगों को सीमित कर दिया गया। अब जितने भी जानवर है वो सिर्फ और सिर्फ इन भागों में चरते थे, तो जगह क्या हो गई, कम हो गई। और ये वाले स्थान कैसा था, बिल्कुल सूखा था, जहां पर बिल्कुल कोई किसी चीज उगी नहीं रही, तो फिर जानवर खाएगा क्या। तो यहाँ पे सूखेगा क्या है, उस जमीन पर प्रभाव होता था। और जमीन पे जब कुछ नहीं है तो उसका प्रभाव किस पे हो रहा है, जानवर पे हो रहा है। और जानवर का प्रभाव किस पर होगा, जो चरवाहे हैं उन पर, क्योंकि इनकी जो पूरी की पूरी आजीविका, जो पूरी की पूरी लाइफ है वो किस पे टिकी हुई, इन जानवरों पे टिकी हुई। क्योंकि जानवर कुछ खाएंगे पिएंगे, इनसे फिर दूध, घी, मक्खन, ऊन जो कुछ आएगा वो लेंगे और उनको बाजारों में बेचेंगे, और फिर अपने खाने योग्य सामान खरीदते हैं और अपना जीवन जीते हैं। तो जब ये सूखा हुआ तो सूखे से क्या है, पूरी दुनिया के जितने भी चरवाहे उन सभी पर ही प्रभाव हुआ है। जिस साल बारिश नहीं होती और चरगाह सूख जाते, अगर उस साल मवेशी को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए। देखिए अब क्या हुआ, पहले तो क्या था कि जब भी मान लीजिए यहाँ पे अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ा बहुत यहाँ छोड़ देंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पे खिला पिला करके ले आएंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा, बारिश के मौसम में वो सही हो जाएगा, उग जाएगा, फिर वो इधर ले आएंगे। तो हम ये देख चुके हैं कि मौसम के अनुसार बदल रहे हैं। पर जिस साल बारिश नहीं होती थी तो चरागाह क्या है, सूख जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते थे। और अब क्या है, ये जो अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को, पहले तो क्या था एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे, पर अब नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन जो है, औपनिवेशिक जो शासन है, उसने रोक लगा दी है, उनको एक सीमित एरिया में सीमित कर दिया। तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता। देखिए भूखमरी दोनों के लिए ही है, दोनों की स्थिति खराब होगी। अगर जानवरों की स्थिति खराब होगी तो चरवाहों की स्थिति भी खराब होगी। तो मतलब क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो जानवरों पर ही टिका हुआ है।
चरवाहे घुमंतु स्वभाव के लोग होते हैं, वे यहाँ से वहां जाते ही रहते हैं। तो जो चरवाहे हैं वो तो घुमंतु स्वभाव के लोग हैं। और घुमंतु कौन होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। भाई आज यहाँ पे, कल दूसरी जगह, फिर नेक्स्ट डे तीसरी जगह। पर ये हर दिन में नहीं बदलते थे, ये मौसम के अनुसार, ठीक है, सीजन के अनुसार जाते थे कि भाई अभी सर्दी का है हम यहाँ रहेंगे, गर्मी में वहां जाएंगे, बारिश में यहाँ, सूखे के समय वहां। तो इस प्रकार से ये आया जाया करते थे। वे बुरे वक्त का सामना कर पाते और संकट से बच निकलते। देखिए अब क्या होता है, मैं आपको थोड़ी सी जो औपनिवेशिक शासन से पहले की स्थिति वो आपको मैं समझा रहा हूँ। या लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा चैप्टर है वो भी ओवरव्यू होता ही जाएगा। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो घुमंतु जितने भी हैं, घुमंतु जो चरवाहे हैं, उनकी स्थिति क्या है भाई? अगर यहाँ पे आज इनके जानवरों को चढ़ने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है, या वहां पे अच्छा कुछ खाने पीने को नहीं, तो दूसरी जगह चले जाते थे। सीधी सी क्लियर बात है। तो भाई अगर यहाँ नहीं तो यहाँ, और यहाँ नहीं तो यहाँ से, ठीक है, वो कहते हैं ना तू नहीं तो और कहीं सही, ऐसे वाली बात है। तो ये वाला स्थान नहीं तो ये वाला, और ये वाला नहीं तो ये वाला स्थान, पहले ये कंडीशन थी। और दूसरी बात क्या थे, चरवाहे बटे हुए थे। कभी कोई उधर ले जाता था, कोई इस पे चरा रहा है तो कोई इस पे चरा रहा है, कोई इस पे चरा रहा है, कोई और किसी पे चरा रहा है। तो स्थान भी बटा हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा स्थान था। चाहे आप भारत के उसमें देख लीजिए या अफ्रीका के देख लीजिए। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका पे ही फोकस करिए। तो पहले तो क्या था भाई, इस पे नहीं तो इस पर, और इस पे नहीं तो इस पे। तो घुमंतु जो चरवाहे हैं वो इस प्रकार से जीवन जी रहे थे। पर हुआ क्या, अब मान लीजिए ये वाला सूख गया तो वो क्या होते थे, इस पे चले जाते थे। ये वाले पे भी नहीं मिल रहा तो वो इस पे चले जाते थे। तो हुआ क्या इनका कि पहले इतनी परेशानी नहीं थी, जमीन बहुत थी उनको चराने के लिए। पर फिर क्या है, जिस प्रकार से जैसे ही औपनिवेशिक सरकारें आती हैं, ब्रिटिश सरकारें आती हैं, वो क्या करती हैं, इन सब पे रोक लगा देती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना, आप एक जगह ही रहेंगे और एक सीमित एरिया के अंदर, इस सीमित एरिया के अंदर ही रहेंगे। और यहाँ पे आपको जो मिले अपने जानवरों को चराने के लिए चराओ। तो पहली बात वहां मिलेगा नहीं उनको, ठीक है, बहुत बुरी स्थिति में उनको ला करके उन ऐसे स्थानों पे ला करके छोड़ा है। तो इनकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो अब पहले वाले कंडीशन में तो क्या था कि अगर इनको एक चरागाह पे कुछ नहीं मिला तो दूसरे पे जाते थे। और जो ये भूखमरी का जो संकट है, जो समस्या है, उस समस्या से ये लोग बाहर निकल आते थे। तो उस संकट का सामना ये कर लेते थे। पर अब का मतलब है औपनिवेशिक शासन के बाद जो स्थिति हुई उसमें क्या हुआ कि जब इन्होंने दक्षिणी कीनिया से लेकर के उत्तरी तंजानिया के बीच में इनको सीमित कर दिया, इनको रोक दिया कि इससे तुम लोग बाहर नहीं बढ़ोगे, इससे तुम लोग आगे नहीं बढ़ोगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था जानवरों के। तो जानवरों पे क्या हुआ, संकट आ गया। और जानवरों पे संकट आने का मतलब क्या है, चरवाहों पर संकट आ जाना। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि जो चरवाहे हैं वो क्या है, घुमंतु स्वभाव के होते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं। और इनका यहाँ से वहां जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना और अपने जानवरों को चरवाना, यही इनको क्या है, जो मुसीबत होती थी। वो मुसीबत कैसी, कहीं पर सूखा आ गया। अब सूखा आ गया तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह चले जाते थे, उन संकटों से इनको बचा लेते थे। अब सूखा आ रहा है, सूखा आने का मतलब क्या है, जमीन पे कुछ लगा नहीं, ठीक है, जमीन पे कुछ लगा नहीं, उगा नहीं। मतलब अब उगा नहीं तो फिर जानवर क्या खाएंगे, तो एक तो जानवर भी मर जाते हैं। और जब जानवर मर जाएंगे तो ये किसको प्रभावित होगा, चरवाहों को प्रभावित होगा। तो ये जो भूखमरी की समस्या है, इनके जानवरों के मरने की समस्या, ये जितने भी संकट है जो चरवाहे के जीवन में आ सकते हैं, उन सारे संकटों से औपनिवेशिक शासन से पहले तो ये लोग बच जाते थे। क्योंकि इस चरगाहों पे नहीं तो दूसरे पर, दूसरे पे नहीं तो तीसरे पे वो मूव कर जाते थे, उनको ज्यादा समस्या नहीं आती थी। क्योंकि पहले पूरे देश में इतनी कोई पाबंदियां नहीं थी। पर जैसे ही औपनिवेशिक शासन आता है, इनको क्या सीमित कर दिया गया। अब सवाल यह आता है कि किस प्रकार से अपनी समस्याओं से जूझते हैं और किस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान निकालते हैं। औपनिवेशिक शासन के बाद, अब औपनिवेशिक शासन के बाद, ये तो औपनिवेशिक शासन के पहले की हमने स्थिति देख ली। अब उसके बाद क्या स्थिति होती, मासाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। ये बात हम लोग देख चुके हैं कि मासाइयों को क्या एक निश्चित इलाके में, एक बिल्कुल सेपरेट इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चरागाहों की खोज में यहां वहां भटकने पर रोक लगा दी गई। तो एक इलाका उनके लिए क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया, मतलब रिजर्व कर दिया गया। भाई आप इस इलाके में रहोगे, इस इलाके से आप लोग बाहर नहीं जाओगे। और कहीं पर भी चरागाहों की खोज में, उन स्थान जहां पर आप अपने जानवरों को ले जाते हो, उन स्थानों की आप कोई खोज नहीं करोगे, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाओगे। इस सीमित एरिया में, इस लिमिटेड एरिया में ही आप लोगों को क्या है, अपना गुजर बसर करना है। अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया, जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। अर्ध शुष्क पट्टी का मतलब क्या, शुष्क का मतलब सूखा होता है, ठीक है, और अर्ध मतलब थोड़ा बहुत सूखा है। तो मतलब ऑलमोस्ट ऐसी जगह है जहां पे बारिश होने की जो आशंका है वो बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल वहां पे क्या है, सूखा है, बिल्कुल वहां पे क्या है, सूखा है। तो एक ऐसे सूखे में ले जाकर के उनको मजबूर कर दिया कि भाई आप लोग क्या यहीं रहो, इससे बाहर तुम लोग नहीं जाओगे। अब फिर वापस वही अपनी
जो लाइन है वही आएगी। सूखा है तो सूखे में से जमीन पर कोई उत्पादन नहीं होगा, वो जानवरों को प्रभावित करेगा। जानवर का मरना और इनका कमजोर होना वो जो प्रभावित करेगा वो चरवाहों को प्रभावित करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन ने अफ्रीका महाद्वीप में भी मासाइयो जो एक समुदाय है, एक चरवाहा समुदाय है, उसको प्रभावित करा है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय को एक उदाहरण मान करके हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर मासाई समुदाय के बारे में एक उदाहरण मान करके पढ़ रहे हैं, परंतु ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इनके साथ ही ऐसी दुश्मनी है। उन्होंने सभी चरवाहे समुदाय के साथ ऐसा करा है, पर हमें अफ्रीका महाद्वीप के सभी चरवाहे समुदाय के बारे में तो नहीं पढ़ना। हमने इंडिया के तो काफियों के बारे में पढ़ा, हमने रायका के बारे में पढ़ा, हमने गुजर बकरवाल के बारे में पढ़ा, हमने गद्दी के बारे में पढ़ा, अलग अलग समुदाय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पर हम इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ रहे। अफ्रीका महाद्वीप के लोगों के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे, हम एक समुदाय के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और हम इससे ये पता लगा सकते हैं कि औपनिवेशिक शासनों ने जहां पर भी शासन करा है अपने फायदे के लिए वहां के गरीब, वहां के सभी प्रकार के लोगों को क्या करा, शोषण करा और उस देश पे जुल्म कर करके उनका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शोषण कर करके उनको बर्बाद ही करा। ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चरागाह मिल सकते थे। देखो अब पहले तो क्या था, कभी भी संकट आता था कि ये चरागाह सूख गया। अब देखिए बारिश होना ना होना ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। ओके, अब नहीं हुई कोई बात नहीं, दूसरे चरागाह पे चल जाते हैं। पर अब क्या था कि अब अगर आपको इस एरिया में सीमित कर दिया गया है, अगर इसमें आपको आपके जानवरों को कुछ चराने के लिए मिलता है तो चराइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर इसमें कुछ नहीं मिलता है तो आप ये बाहर के दूसरे चरागाहों में कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो अब कभी अगर संकट का समय आता था, संकट का समय का मतलब है इस जगह पर अगर कभी सूखा हो जाता था, बारिश नहीं होती थी, और वो तो होनी भी नहीं थी क्योंकि हम देख रहे हैं अर्ध शुष्क इलाका है, बिल्कुल जो सूखा इलाका वहां भेज दिया गया। तो उन इलाकों में अगर बारिश नहीं होती है तो भी ये क्या है, अच्छे चरागाहों की तलाश में नहीं जा सकते थे क्योंकि इन पर पाबंदियां लगा दी गई थी। बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। अब क्या होता था, चरागाह सूख गया। अब सूख गया तो उस पे क्या है, उन चरागाहों पे कुछ खाने के लिए नहीं। किसके खाने के लिए? जानवरों के खाने के लिए नहीं। जानवरों के पास कुछ खाने के लिए नहीं है और वो जानवर मर जाएंगे। एक बात आप ये भी देखिएगा कि ये चरागाह सूख जाते हैं तो भी खाने की कमी हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है, ये जितने भी चरवाहे समुदाय थे उन सबको एक एरिया में ला करके क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। अब सभी चरवाहे, ठीक है, सभी चरवाहे समुदाय तो सब यहाँ चरने वाले, अपने जानवरों को चराने वाले होंगे। तो पहले तो क्या था, कोई किधर जा रहा कोई किधर जा रहा, पर अब क्या है, सबके पास यही जगह थी। तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा जानवर एक साथ चढ़ते थे तो क्या है, ये जमीन जल्दी खाली हो गई, खाने के लिए सामान नहीं बचा। और फिर उससे क्या है, काफी जानवरों की भूख से और बीमारियों से क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है, या वो मर जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे, तो काफी जानवर क्या है, मर चुके हैं। चढ़ने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते गए। तो अब चढ़ने की जो जगह है वो दिन पे दिन क्या होती गई, सिकुड़ती गई, क्योंकि जिस लिमिटेड एरिया में, जिस आरक्षित एरिया में उन लोगों को रखा है, उस एरिया में तो क्या है कि भाई अब ज्यादा जानवर हो गए, वो चल रहे हैं और जल्दी जमीन पर से खत्म हो रहा है। और वो सूखा इलाका है तो वहां पर भी इतना नहीं हो रहा है। तो जमीन सिकुड़ती गई और उसके दुष्परिणाम मतलब है जो खराब परिणाम होते हैं, जो बैड रिजल्ट हम कहते हैं, जो खराब परिणाम है वो हमें देखने को मिलते हैं। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरवाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। अब क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि भाई ये एक साल की समस्या थी, अब हर साल ऐसा चलता था कि वह सूखा हो गया, वो कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, अपने जानवरों को चराने के लिए उसी सीमित एरिया में रहना पड़ता था। तो क्या हुआ, ये बार बार जो ये बुरे साल आ रहे हैं, बुरे सालों का मतलब भी इतना सा है कि संकट आ रहा है। और इस संकट किस पर है, चरवाहों पर है। और ये संकट क्यों है, क्योंकि अब वो अपने जानवरों को चराने के लिए उस सीमित एरिया को बाहर नहीं जा सकते, उस सीमित क्षेत्र को क्रॉस नहीं कर सकते। और अगर वो क्रॉस नहीं करेंगे, अगर वो उनको चराने के लिए नहीं ले जाएंगे तो वो जानवर मर जाएंगे, जो कि हम लोग देख रहे हैं। तो बार बार में ये बुरे साल आ रहे हैं, ये जो संकट आ रहे हैं, उनकी वजह से क्या है, उनके जो चरवाहों की, जो उनके जानवर हैं, उनकी संख्या क्या होती है, लगातार गिरती जाती है, कम होती जाती है। मतलब काफी जानवरों की क्या हो जाती है, मृत्यु, काफी जानवर जो है वो मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। अब सभी जो चरवाहे समुदाय के लोग हैं उन सभी पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। हम मासाई समुदाय में बात करें या दूसरे जो समुदाय हैं उनमें बात करें, सभी लोगों पर एक जैसा असर नहीं पड़ता, सभी लोगों पर एक जैसा असर नहीं पड़ता है। देखिए, अब जैसे ये बात तो आप नॉर्मली भी देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए कि सरकार ने कोई एक ऐसा नियम बनाया, ठीक है, और जैसे व्यापारियों के लिए कोई नियम बनाया, तो हो सकता है कि सब पे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़े, कोई बात नहीं यार, सरकार
कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कुछ ऐसे व्यापारी हो सकते हैं जो बेचारे बहुत थोड़े ज़्यादा ताकतवर ना हो, तो यार ये क्या कर दिया सरकार ने, अब ऐसे कैसे हम लोग कमाएंगे। तो मतलब कोई भी गतिविधि होती है या कोई भी नियम कानून या कुछ भी होता है तो उनका सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं, अगर किसी वस्तु की कीमतें अगर बढ़ती हैं, अब जब कीमतें बढ़ती हैं अगर किसी वस्तु की, तो क्या होगा, इसका प्रभाव सब पे नहीं होता। सब पे कैसे नहीं होता भाई, आज मान लो किसी चीज की कीमत बढ़ गई, मुझे प्रभाव होगा क्योंकि मैं मध्य वर्ग में हूं, पर क्या इतना प्रभाव अंबानी साहब को होगा? नहीं, कोई बात नहीं, बढ़ गया ना यार, 5 रुपए तो बढ़े, आलो फिर चलने दो, ठीक है, 5 रुपए तो आलो, कल 20 का आता था, आज 25 का। अंबानी साहब को तो ये भी नहीं पता होगा कितने का आता है, क्योंकि उनके तो नौकर लेने जाते होंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि इतना प्रभाव उन पर नहीं हुआ, पर मुझ पर हुआ, और मुझसे ज्यादा भी बहुत ज्यादा प्रभाव उन लोगों पर हुआ होगा जो बहुत गरीब वर्ग में आते हैं। तो ये एक मैंने सीधा सा आपको उदाहरण दिया। तो कोई भी चीज होती है या कुछ भी घटना होती है, जरूरी नहीं है उसका प्रभाव सब पर एक समान हो, और एक समान कभी होता भी नहीं। इसी प्रकार से औपनिवेशिक शासन जब अफ्रीका महाद्वीप में रहा, और जब उन्होंने चरागाहों को बिल्कुल सिकुड़ दिया, चराने वालों को एक सीमित क्षेत्र में ला करके खड़ा कर दिया, तो ये जो हुआ इसका प्रभाव सभी पे एक जैसा नहीं हुआ। किसी पे बहुत बुरा प्रभाव हुआ और किसी पे ठीक था कि कोई बात नहीं है, देख लेंगे, दूसरा काम धंधा कर करके जीवन यापन कर लेंगे। तो आइए जानते हैं। मासाई लैंड में भी आए बदलाव से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मासाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, ठीक है। तो जो मासाई समाज है वो किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन से पहले किस प्रकार से बटा हुआ था और किस प्रकार से जो उनका कार्य है वो किस प्रकार से करता था, तो वो देखते हैं। तो ये 2 सामाजिक श्रेणियों में बटे हुए थे। 2 सामाजिक श्रेणियां या जो 2 सोशल कैटेगरीज थी वो कौन कौन सी थी, आइए जानते हैं। एक है वरिष्ठ जन की, एल्डर्स की, जो मतलब बहुत उम्रदराज हैं, जो वरिष्ठ है, मतलब जो उम्र में, ज्ञान में, अनुभव में काफी है, उन्हें वरिष्ठ जन या एल्डर्स कहा गया। और दूसरे होते हैं योद्धा या वॉरियर्स, जो क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, अपने जो कबीला है, जो इनका समुदाय है, उसकी रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे। ये नोट, वरिष्ठ जन शासन चलाते थे। तो अब जो वरिष्ठ होते थे वही क्या है, शासन चलाते थे। शासन चलाने का मतलब क्या है कि ये जो मासाई समुदाय है इसकी क्या व्यवस्था होगी, कौन से दूसरे समुदाय पर हमें आक्रमण कर करके, अटैक कर करके उनके जो है मवेशी है वो चुराने हैं या क्या करना है, तो पूरा जो शासन है वो कौन चलाते थे, वरिष्ठ जन चलाया करते थे। सभा, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। तो जब भी समुदाय से जुड़े हुए कोई भी मुद्दा होता था उसको लेकर के वो सभा, एक मीटिंग बुलाया करते थे, मीटिंग में बैठते थे और बात करते थे कि अब हमें क्या करना है। योद्धाओं ज्यादातर नौजवान होते थे। तो अब देखिए योद्धाओं में जो वॉरियर्स है उनमें कौन है, ज्यादातर जो है वो नौजवान है, जो मतलब बिल्कुल यंग है, जो यंग ब्लड है वो हुआ करता था। तो वो क्या है, जो ऑपोजिशन है उनको हरा भी देगा, जान है, तो इसलिए यह है। और जो उम्र में ज्यादा हो चुके हैं वो वरिष्ठ में चले जाते थे। लड़ाई लड़ने, अब इनके योद्धाओं के क्या क्या काम है, लड़ाई लड़ना और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। तो इनको यही काम था कि भाई आप लड़ाई लड़े और अपना कबीला है, जो अपना समुदाय है, उसकी हिफाजत आप लोग करें। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीनकर लाते थे। अब अपने समुदाय की रक्षा करना और दूसरा जो समुदाय है उनके क्या है, मवेशी है, जानवर छीन कर करके लाना। क्यों? क्योंकि देखिए इन सबका जो जीवन है वो किस पर टिका हुआ है, मवेशी पर ही टिका हुआ, मतलब जानवर पर ही टिका हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा जानवर बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा जानवर बढ़ने का मतलब क्या है कि वह ज्यादा से ज्यादा इनके पास अच्छे संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, उनको बेच करके अपना जीवन यापन चला सकते हैं। तो ज्यादा मवेशी, अब ज्यादा मवेशी कैसे होंगे कि हम दूसरों को छीन ले और उनका इस्तेमाल हम लोग करें। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक तस्वीर योद्धाओं की दिखाई है, ये नौजवान योद्धा हैं जो कौन से कबीले के हैं, मासाई कबीले के। इनका अभी ड्रेसिंग सेंस आगे दिखाऊंगा, और वैसे भी इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये काफी प्रकार के अलग अलग प्रकार के थोड़े से आभूषण पहनते हैं। इनके पास एक 5-6 फुट का भाला होता है जिससे कि वो दूसरों से लड़ते हैं और उनके जानवर छीनते हैं। और एक इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि किस प्रकार से ये लोग प्रकृति को प्यार करते हैं, नेचर को प्यार करते हैं। सूर्य देव के सम्मान में कि भाई सूरज किधर से आता है, पूर्व दिशा से आता है, ईस्ट से आता है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। तो इधर वाली दिशा से क्या है, पूर्व आता है, ईस्ट साइड से, इधर से सूरज आता है। तो सूरज इधर से उदय होता तो ये इधर की तरफ ही मुंह कर करके क्या है, पहरा दिया करते थे कि भाई हम इधर सूरज के जब उद्गम होगा तो उसको देखते हुए क्या है, वहां से उधर उस साइड ही वो पहरा दिया करते थे, या सिक्योरिटी जो है अपने वो वहीं से करा करते थे। जहां जानवर
ही संपत्ति हो वह हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो इनके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो संपत्ति है वो जानवर ही है। तो जहां पे इनको सबसे ज्यादा जानवर देखने को मिलते थे वही है क्या है, उस समुदाय पे या उस एरिया पे क्या करते थे, अटैक करते थे और उनके जानवर छीन लेते थे। यही इन योद्धाओं का, वॉरियर्स का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम यही था। चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। अब देखिए, अब मान लीजिए कि जैसे मासाई समुदाय है, ये मासाई समुदाय, और दूसरी तरफ हम ये मान लेते हैं कि कोई एक्स वाई समुदाय है। ओके, एक तरफ मासाई समुदाय है, दूसरी तरफ एक्स वाई समुदाय है। अब भाई मान लो मासाई समुदाय ने एक्स वाई समुदाय पे क्या करा, हमला करा, और अब इनके सारे के सारे वो मवेशी छीन लिए। तो मतलब क्या होगा, मासाई समुदाय बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनके जो योद्धा है वो बहुत ताकतवर है। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि भाई एक्स वाई छीन ले, तो एक्स वाई ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो ये भाई आपने कितने जानवर दूसरे से छीने, इन्हीं से ये चरवाहा समुदाय है, इनकी ताकत का पता चलता है कि इनकी ताकत कितनी है। और जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा। ये दोनों जो तस्वीरें हैं वो आपकी एनसीईआरटी की ही, आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इनका आप बॉडी देखिए, हाइट तो काफी अच्छी है इन लोगों की, और इन्होंने क्या है, हाथ में 5-5, 6-6 फीट का भाला ले रखा है, जिससे कि वो दूसरे पे अटैक कर सके। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। तो अब युवाओं को योद्धा वर्ग में कब लिया जा रहा है, कब उनको योद्धा वर्ग का हिस्सा माना जा रहा है? तो उनको 2-3 बातें बताइए कि मवेशियों को छीन लिया जाए। जब दूसरे की मवेशियों को छीन कर करके वो अपने पास लिया है, तो ये मान ले कि भाई ये जो युवा है, ये योद्धा है, ये वॉरियर है, ये हमारे समुदाय की, हमारे समाज की क्या करेगा, रक्षा कर सकता है। बहादुरी का प्रदर्शन हो, और बहादुरी कैसे दिखाई जा सकती है? आप बहादुरी कैसे दिखाओगे भाई? आपने दूसरे समुदाय पर आक्रमण कर करके उसके मवेशी छीने हैं, यही आपको बहादुरी दिखानी है, और अपनी मर्दानगी साबित करना। और बहादुरी या मर्दानगी साबित कैसे करोगे? दूसरे के मवेशी छीन करके ही कर सकते हो। नोट, वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे, परंतु चाहे ये ताकतवर हो, चाहे कुछ भी हो, और चाहे अपनी बहादुरी का सबूत भी दे देते हो, पर ये योद्धा वर्ग में ही रहेंगे। वरिष्ठ जन ही शासन चलाएंगे। शासन चलाने का जो काम है वो किसका है? एल्डर्स का ही है, वरिष्ठ जनों का ही है, और उनके नीचे रहकर के ही ये लोग काम करेंगे। अब देखते हैं कि अंग्रेज सरकार के कुछ फैसले आए, और उन फैसलों को से इन पे क्या प्रभाव होता है वो देखते हैं। उन्होंने कई मासाई उपसमूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। अब जो मासाई उपसमूह, भाई मासाई तो एक बड़ा समूह हो गया, अब उसमें भी क्या होगा, कोई छोटे छोटे वर्गों में बटे हुए होंगे। ठीक है भाई, ये तो पूरा सब मासाई है, ये सब तो क्या है, मासाई है, और फिर उसमें भी क्या है, छोटे छोटे समूह में बटे होंगे, तो वो उप समूह हो जाते हैं। तो उन सभी मासाई उप समूहों को क्या कर दिया, एक मुखिया घोषित कर दिया गया। एक मुखिया घोषित कर दिया गया कि भाई अब जितनी भी जिम्मेदारी है वो किसकी है, इस मुखिया की है। ओके, ये जितनी भी जिम्मेदारी है वो किसकी है, इस मुखिया की है। हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा देगी। ये बोला फालतू के रोज हमले लड़ाई ये नहीं करने, शांति से रहो अपना। वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत जो सत्ता थी वो बहुत कमजोर हो गई थी। तो अब वरिष्ठ जन देखिए, वरिष्ठ जनों का काम क्या था, शासन चलाना। तो अब शासन चलाने के लिए तो उन्होंने क्या है, मुखिया नियुक्त कर दिया। तो अब वरिष्ठ जनों की भी ताकत कम हो गई, और जब हमले और लड़ाई बंद कर दी तो योद्धा है, तो जो उनकी परंपरागत सत्ता थी जो इतने समय से चलती हुई आ रही थी, वो सारी की सारी जो परंपरागत सत्ता है वो क्या हो गई, बहुत कमजोर होती गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। अब ये जो मुखिया देखिए, अब यहां से क्या होगा, अभी तक सामाजिक जो श्रेणियां बनाई गई थी वो वरिष्ठ जन और योद्धाओं की बनाई गई थी, पर अब समाज किस प्रकार से बटेगा कि ये जो मुखिया बनाए गए हैं, ये मुखिया क्या हो जाएंगे, ये धीरे धीरे अमीर होते जाएंगे, ये अमीर होते जाएंगे, और जो दूसरे लोग हैं वो क्या है, वो गरीब की कैटेगरी में या गरीब की श्रेणी में आ जाएंगे। तो मुखिया क्या करने लगा, माल इकट्ठा करने लगा, काफी माल अपने पास इकट्ठा करने लगा। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर और साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। किनके पास, ये जो मुखिया है, तो इनके पास क्या था, नियमित आमदनी थी। भाई एक रेगुलर इनकम तो इनको मिलती थी भाई, क्योंकि सरकार ने नियुक्त कर रखा, सरकार ने उनको बना रखा, तो एक रेगुलर इनकम तो इनको मिलती थी। तो जिससे क्या वो जानवर भी खरीद सकते थे, साजो सामान, साजो सामान का मतलब है उनको कोई किसी प्रकार कोई सामान आमान की आवश्यकता है वो भी खरीद सकते थे, और जमीन अमीन खरीदनी है तो जमीन अमीन भी खरीद सकते थे। क्योंकि ये मुखिया क्या है, मुखिया अमीर वर्ग को दर्शा रहा है, ये अमीर वर्ग का भाग है, ये धीरे धीरे क्या अमीर होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको एक सरकार भी नियमित आमदनी दे रही है, और इन लोगों से भी क्या है, लूट लेंगे, माल इकट्ठा करेंगे, और उससे फिर वो जानवर भी खरीद सकते हैं, अपने कोई सामान खरीदना वो सामान, और काफी जमीन अमीन खरीद सकते हैं। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। देखिए अब सरकार क्या सबसे लगान लेती थी, टैक्स, कर जो है सरकार सबसे लिया करती थी। अब इस कर को सबको चुकाना पड़ता था, और चुकाने के लिए भाई अगर अब आपके पास पैसे नहीं है तो ये लोग क्या करते थे, जो गरीब लोग हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं मुखियाओं से पैसा उधार ले रहे हैं, इन्हीं मुखियाओं से पैसा उधार ले रहे हैं। कैसे? कर्ज पे पैसा उधार ले रहे हैं। तो अब एक तरफ ये कर्जा लिया गया है, किसके लिए? सरकार को कर चुकाने के लिए। सरकार को कर चुकाने के लिए कर्जा लिया गया है और फिर इस कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा फिर से लिया जाएगा। और इसी प्रकार से जो एक आम इंसान होता है, गरीब इंसान होता है, वो क्या हो जाता है? कर्ज जाल में फंस जाता है। वो किस में फंस जाता है? कर्ज जाल में फंस जाता है और एक दिन वो कहीं ना कहीं आत्महत्या के फंदे पर भी चला जाता है। उनमें से ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। कौन बस गए? जो मुखिया समुदाय के लोग हैं वो ज्यादातर क्या है, बाद में शहरों में बस गए और व्यापार करने लगे, क्योंकि मैंने कहा ना उनके पास अच्छा खासा पैसा था, जमीन जानवर वो कुछ भी खरीद सकते थे। उन्हें चरवाई और गैर चरवाई आमदनी होती थी। अब उनको चरवाई और गैर चरवाई कैसे? भाई चरवाई का क्या था कि उनके घर में जो भी बीवी बच्चे थे, महिला बच्चे जो भी थे, वो उसको आगे कंटिन्यू करते थे। और गैर चरवाई कैसे? कि वो शहरों में चले गए, वो व्यापार करने लगे। तो डबल इनकम ये लोग कमा रहे हैं, दो जगह से ये लोग पैसा कमा रहे हैं। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और नए जानवर खरीद सकते थे, क्योंकि इनके पास पैसा था, इनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं थी, आमदनी थी इनके पास, इनकम थी इनके पास। तो इसलिए क्या था, ये लोग अगर इनके कोई जानवर मर जाता है, घट जाता है, तो नए जानवर खरीद सकते थे। मतलब ये हम दो समुदायों की चर्चा कर रहे हैं। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा वो मासाई समुदाय की बात कर रहे हैं, पर अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अमीर और गरीब समुदायों की बात कर रहे हैं। अमीर कौन बन गए? जो जिनको मुखिया नियुक्त किया गया था सरकार ने, वो क्या कर गए? अमीर बन गए। अब नॉर्मल सा बेसिकली वैसे भी देखिए, जमींदारी सिस्टम देखिएगा, जो जमींदार थे वो तो क्या हुआ, दिन पे दिन का तो स्तर सुधरता गया, और जो किसान है उसका स्तर दिन पे दिन गिरता गया ब्रिटिश शासन के दौरान। इसीलिए तो फिर भारत सरकार, जैसे ही भारत आजाद होता है तो भारत सरकारें क्या करती हैं कि जमींदारी सिस्टम को हटाती है। ठीक है, इस प्रकार का काम भारत सरकार करती है। तो वही वाली स्थिति यहाँ पर है, मुखिया बनाया गया तो उनके पास काफी शक्तियां आ गई और उनका इस्तेमाल करते हुए काफी अच्छे स्तर पर पहुंच जाते हैं। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी। अब देखिए यहां तक वो लोग हैं जो कि क्या है, अमीर समुदायों में है, मतलब मुखिया वर्ग के लोग हैं। पर अब यहां पर दूसरी तरफ आइए, जो ऐसे चरवाहे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ जिंदगी को जीने का एक ही तरीका था, एक ही सोच था, वो क्या था कि क्या करे, अपने जानवरों को चराए और उन पर जीवन बसर करते रहे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। अब अगर मान लीजिए युद्ध हो गया, कहीं पे अकाल आ गया, सूखा पड़ गया, तो सब कुछ उनके लिए खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। अब क्या हो रहा है, जब अकाल आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो जमीनें हैं वो पूरी की पूरी तरीके से क्या खत्म होती जा रही है, उनको चलाने के लिए कुछ भी नहीं। अब सब कुछ ही खत्म हो गया, तो अब खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, अब वो उन्हीं शहरों में जा रहे हैं जिन शहरों में क्या है, कौन व्यापारी का काम कर रहा है, वो मुखिया वर्ग के लोग कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि शोषण का केंद्र एक ही प्रकार के लोग रहे हैं। वो यहां पर भी उनका शोषण कर रहे थे, अब शहरों में भी जाएंगे, वो ना मिले कोई भी मिले, पर शोषण तो उनका यहां पर भी होगा। तो शहरों में आएंगे, उनकी शहरों की शरण में जाएंगे और वहां पे कुछ काम धंधा ढूंढेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई और कुछ करता था, कोई कच्चा कोयले को जलाने का काम करता था, बाकी और कोई कुछ करता। और जिनकी तकदीर, जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उनको सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। तो अब क्या है भाई, कुछ तो क्या कोयले को जलाने का काम कर रहे हैं, जो कच्चा कोयला उसको जलाने का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग क्या है जिनकी किस्मत अच्छी है तो वह सड़क का या निर्माण कार्य है उसमें काम मिल जाता था। क्योंकि ये उपरोक्त कामों से ज्यादा बेहतर है, कोयला जलाना है या इसके अलावा और कहीं मेहनत मजदूरी करना है, उससे ज्यादा बेहतर है कि सड़क और निर्माण कार्य। क्योंकि एक तो ये क्या है, लंबे समय के लिए काम चलते हैं और काफी लंबे समय के लिए काम भी मिल जाता है और ठीक काम है दूसरों की तुलना में। अब जानते हैं मासाई समाज में क्या बदलाव आया। ये जो अंग्रेज के फैसले आए, अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के जो फैसला आया, तो उनमें जो सामाजिक बदलाव है वो क्या देखने को मिला। क्योंकि हमने देखा कि दो सामाजिक श्रेणियां थी, एक एल्डर्स की थी, वरिष्ठ जनों की थी, और दूसरी क्या की, योद्धाओं जो वॉरियर्स है उनकी थी। तो अब इनमें क्या प्रभाव होता है, मासाई समाज में क्या बदलाव आता है वो देखते हैं। दो बदलाव आएंगे, दो स्तरों पर बदलाव आए हैं, दो लेवल पे। सबसे पहला जो बदलाव है, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। जैसा कि मैंने बताया, ये जो सामाजिक श्रेणियां बनाएगी ये उम्र पर आधारित थी। जो वरिष्ठ जन है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा, उनको वरिष्ठ जन की कैटेगरी में डाला गया, और जो नौजवान है, बिल्कुल जवान है, युवा खून है, उनको क्या है, योद्धा बनाया गया। तो अब क्या है, जो ये परंपरागत जो फर्क, ये जो ट्रेडिशनल डिफरेंस बना रखा था, चाहे पूरी तरीके से खत्म ना हुआ पर अस्त व्यस्त तो हो गया। क्योंकि अंग्रेजों के, ये देखिए आप मानिए ये अंग्रेज आए हैं, इससे आने तक ये जो सामाजिक व्यवस्था थी बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सही चल रही थी, वो सिस्टम उन्होंने बना रखा था। पर यहां पर आकर के वो बिल्कुल डगमगा गई। क्योंकि पहली बात तो उन्होंने मुखिया नियुक्त कर दिया,
मुखिया नियुक्त करे तो क्या हुआ कि भाई अब वरिष्ठ जनों के पास शासन चलाने की इजाजत नहीं है, लड़ाई पर पाबंदी लगा दी तो योद्धाओं का भी कोई काम नहीं, तो इसलिए उनको क्या है, बाहर जाकर के कुछ पैसा कमाने की आवश्यकता है। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। तो अब क्या है, यहां पे जो अब भेदभाव है, चरवाहों के बीच में जो भेदभाव है वो किसके आधार पर हो गया, आर्थिक आधार पर भेदभाव देखने को मिला। आर्थिक आधार पर भेदभाव देखने को मिला जो कि अमीर और गरीब के बीच में हुआ। ओके, तो ये था पूरा चरवाहों की जिंदगी के बारे में। ठीक है, किस प्रकार से चरवाहे जी रहे हैं भारत में, अफ्रीका में, दोनों जगहों के बारे में हम लोगों ने जाना। और आज हमारा पूरा चैप्टर हाई स्टोरी की पूरी किताब कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। आपको कोई लेक्चर्स देखना आप देखिए, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास सब कुछ खत्म हो चुका है, भूगोल बाकी, भूगोल भी जल्द शुरू करेंगे। ओके, और कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।